नमस्कार विद्यार्थियों। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर व्यावसायिक सांख्यिकी यानी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के संबंध में जो टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वह है अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसके संबंध में ये प्रथम वीडियो है अपकिरण के माप के संबंध में। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए अपकिरण के माप के बारे में और भी आगे अन्य वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो आप इसको देखते रहें। ये अपकिरण के माप के संबंध में प्रथम पार्ट इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। सांख्यिकीय माध्य या स्टैटिस्टिकल एवरेजेज, जिनमें मीन, मोड, मीडियन आदि प्रमुख मेजर्स हैं, माप हैं। ये माप किसी समंक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को बतलाते हैं और उसके लिए अत्यंत उपयोगी माप हैं। ये श्रेणी के प्रतिनिधि मूल्य होते हैं, अर्थात श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक ऐसा एवरेज बताते हैं जो श्रेणी की प्रतिनिधि के रूप में उसको मान्यता प्रदान कराते हैं। लेकिन सांख्यिकीय विश्लेषण के अंतर्गत केवल इन मापों के आधार पर ही काम नहीं चलता है, क्योंकि ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं ये केवल विश्लेषण का आधार प्रदान करते हैं और अधिक गहन विश्लेषण के लिए हमें आगे अध्ययन की आवश्यकता होती है। और जो अपकिरण है वो इसी कड़ी का एक पार्ट है। तो अपकिरण किसे कहेंगे? अपकिरण का जो शाब्दिक अर्थ है यानी डिस्पर्सन का जो शाब्दिक अर्थ है वह फैलाव या बिखराव है। तो सांख्यिकी में अपकिरण क्या है कि किसी माध्य से उस श्रेणी के, जिस श्रेणी का वो माध्य है, विभिन्न मूल्यों की बीच क्या दूरी है, क्या उनके बीच फैलाव या बिखराव या विस्तार है, यह ज्ञात करना, इस विस्तार या बिखराव या फैलाव का अध्ययन करना अपकिरण कहलाता है। सांख्यिकी में ऐसे माप जो मूल्यों के बिखराव या फैलाव को बतलाते हैं अपकिरण के माप कहलाते हैं। कुछ विद्वानों ने भी अपकिरण के बारे में बात की है, जिसमें कुछ आपके सामने हैं। जैसे बेसल तथा विलिट जो विद्वान हैं उनके अनुसार मूल्यों के बिखराव को बतलाने वाले माप ही अपकिरण हैं। इसी प्रकार सांख्यिकी के एक बड़े विद्वान डॉक्टर बाउले के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण या अंतर का माप है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि अपकिरण के द्वारा हम श्रेणी के विद्यमान विभिन्न पदमूल्यों के बिखराव, प्रसार अथवा विचरण का माप ज्ञात करते हैं। बिखराव, प्रसार अथवा विचरण का माप ज्ञात करना अपकिरण कहलाता है। सांख्यिकी में केवल अगर हम इन माध्यों के यानी एवरेजेज के आधार पर ही कोई निर्णय लेते हैं तो निर्णय भ्रामक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए हमें और अधिक अध्ययन की आवश्यकता होती है, जिसमें अपकिरण सहायक होता है। एक उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं दो, जिनमें से एक खिलाड़ी ने 4 पारियों में क्रमशः 150, 0, 0 और 10 रन बनाए, और जो दूसरा खिलाड़ी है उसने क्रमशः 4 पारियों में 30, 50, 20 और 48 रन बनाए। पहले खिलाड़ी का जो औसत होता है वह 40 रन प्रति पारी है, जबकि दूसरे खिलाड़ी का औसत 37 रन प्रति पारी है। लेकिन केवल औसत के आधार पर खिलाड़ी को अच्छा कहना पर्याप्त नहीं होगा, यह भ्रामक होगा, क्योंकि जो पहला खिलाड़ी है जिसने एक पारी में 150 रन बनाए लेकिन उसके बाद वो 0, 0 और 10 रन ही बना पाया है, यानी उसके खेल में कंसिस्टेंसी नहीं है, स्थिरता नहीं है। जबकि दूसरा जो खिलाड़ी है उसका औसत पहले खिलाड़ी से कम है यानी 37 है, लेकिन उसके प्रदर्शन में स्थिरता है, कंसिस्टेंसी है,
क्योंकि उसने क्रमशः पारियों में 30, 50, 20, 48 रन है वो बनाए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम श्रेणी के जो एवरेज हैं उनसे जो मूल्य हैं उनका अंतर देखें, विस्तार देखें, फैलाव या बिखराव देखें, तब यह स्पष्ट होता है कि उस श्रेणी के संबंध में क्या हम विश्लेषण कर सकते हैं और क्या उससे हम निर्णय ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अपकिरण है यह है माध्यम से विभिन्न मूल्यों की दूरी के बारे में बतलाता है, उनके बिखराव, प्रसार या विचरण यानी अंतर को बतलाता है, और उस अंतर, विचरण या बिखराव या फैलाव को बताने वाले जो माप हैं वो अपकिरण के माप कहलाते हैं। अब हम आगे अपकिरण के मापन की रीतियों के बारे में बात करते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। अपकिरण के जो माप है उनको ज्ञात करने की रीतियां हैं, उन्हें दो भागों में बांटा गया है, गणितीय रीतियां और बिंदु रेखीय रीतियां, न्यूमेरिकल मेथड्स और ग्राफिक मेथड्स। गणितीय रीतियों के अंतर्गत इसे फिर पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम है सीमा रीति और दूसरी है विचलन माध्य रीति। सीमा रीतियां हैं उसके अंतर्गत हम ज्ञात करेंगे जो माप हैं विस्तार यानी रेंज, दूसरा है अंतर चतुर्थक विस्तार यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज, और तीसरा है शतमक विस्तार यानी परसेंटाइल रेंज। और जो विचलन माध्य रीति है उसके अंतर्गत हम जो माप ज्ञात करेंगे वह होंगे चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन, दूसरा है माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन, और तीसरा है माप है प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। बिंदु रेखीय जो रीति है यानी ग्राफिक मेथड है उसमें हम जो एक विधि है इसकी लॉरेंज वक्र ज्ञात करना यानी लॉरेंज कर्व बनाना, उसके आधार पे अपकिरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गणितीय रीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। जो गणितीय रीतियां हैं उसमें जो सबसे पहली रीति है वो है विस्तार यानी रेंज। विस्तार या रेंज क्या होगा कि किसी समंक श्रेणी के सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को उसका विस्तार कहेंगे। विस्तार चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो या खंडित श्रेणी हो या एक खंडित श्रेणी हो, सभी श्रेणियों में हम सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य का अंतर है वही विस्तार के रूप में लेंगे। इसका जो सूत्र है विस्तार का वो इस प्रकार से है, रेंज यानी R = E2 - E1। E2 का मतलब है सबसे बड़ा मूल्य यानी लार्जेस्ट वैल्यू, और E1 का मतलब है सबसे छोटा मूल्य यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये जो इस प्रकार से हम रेंज ज्ञात करेंगे ये माप होगा, ये निरपेक्ष माप होगा। जब हमें दो या दो से अधिक श्रेणियों में अपकिरण की तुलना करनी होती है यानी विस्तार के द्वारा अपकिरण की तुलना करनी होती है यानी विस्तार के मापों की तुलना करनी होती है, तब हमें इसे सापेक्ष बनाना होगा, रिलेटिव बनाना होगा। तो उसके लिए हम इसका गुणांक ज्ञात करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा E2 - E1 बटे E2 + E1। तो जब भी हमें अपकिरण के अंतर्गत दो या दो से अधिक श्रेणियों की तुलना करनी है कि किसमें अपकिरण यानी बिखराव या फैलाव ज़्यादा है, किसमें कम है, तो हमें वहाँ पर उस माप का गुणांक हमेशा ज्ञात करना होगा। जैसा कि मैंने बताया विस्तार तीनों श्रेणियों में हम ज्ञात करेंगे सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य का अंतर। तो देखिए सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी में देखते हैं कि विस्तार कैसे ज्ञात होगा। एक इलस्ट्रेशन आपके सामने है कि निम्न समंकों से विस्तार एवं उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। जो रोल नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और मार्क्स हैं 30, 16, 46, 57 और 66। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी है। तो इसके अंतर्गत सबसे बड़ा मूल्य जो है वह 66 है और सबसे छोटा मूल्य है वह है 16। तो E2 है 66 और E1 है 16। तो 66 - 16 हम करेंगे यानी E2 - E1 करेंगे, तो जो रेंज आएगा यानी विस्तार का मूल्य आएगा वो 50 होगा। और फिर जब इसका हम गुणांक ज्ञात करेंगे जिसका फॉर्मूला है यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करेंगे जिसका फॉर्मूला है E2 - E1 बटे E2 + E1। तो 66 - 16 बटे 66 +
16, तो इस प्रकार से ये हमें प्राप्त होगा 0.61। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में गणना करेंगे। इसके बाद जो खंडित श्रेणी है उसके अंतर्गत हम विस्तार की गणना कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है। निम्न समंकों से विस्तार एवं उसका गुणांक ज्ञात कीजिए, जिसमें मार्क्स दिए हैं 10, 12, 15, 18, 20 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 4, 9, 3, 11 और 6। तो ये एक खंडित श्रेणी है। तो यहाँ पर भी हम सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य का अंतर ही ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे जो बड़ा मूल्य है वह है 20 और सबसे छोटा मूल्य है वह है 10। तो जो R है वो E2 माइनस E1 जिसका फॉर्मूला वो लगाएंगे, हम यहाँ पर रखेंगे। तो 20 माइनस 10 यानी जो रेंज है वो आएगा 10, और उसका गुणांक जब हम ज्ञात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला है E2 माइनस E1 बटे E2 प्लस E1, यानी 20 माइनस 10 बटे 20 प्लस 10, तो ये 10 बटे 30 होगा, और इसका जो गुणांक आएगा वो 0.33 आएगा। इसी प्रकार जो सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी है उसमें भी हमें विस्तार की गणना करनी होगी। तो क्योंकि अखंडित श्रेणी में जो मूल्य हैं वो वर्गांतर के रूप में होते हैं, तो यहाँ पर हमें जो वर्गांतर है उसमें सबसे बड़े जो समूह है यानी सबसे बड़ा जो क्लास है यानी वर्गांतर है, उसकी जो ऊपरी सीमा है L2, और तो सबसे छोटा वर्गांतर है उसकी हम निचली सीमा का अंतर यहाँ पर रेंज के रूप में लेंगे। यहाँ पर जो आवृत्तियां हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देना है, यानी रेंज में आपको आवृत्तियों पर कोई ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि खंडित श्रेणी में भी आवृत्तियां होती हैं और अखंडित श्रेणी में भी आवृत्तियां होती हैं, लेकिन उन आवृत्तियों को हमें ध्यान में नहीं रखना है। हमें सिर्फ सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को ही देखना है। जो अखंडित श्रेणी होती है उसके अंतर्गत जो समावेशी अगर उसका प्रकार है तो उसे हम अपवर्जी में भी उसको बदलना पड़ेगा, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समावेशी श्रेणी से अपवर्जी श्रेणी में बदलना। तो देखिए यहाँ पर अखंडित श्रेणी में किस प्रकार से हम गणना करेंगे। उदाहरण इस प्रकार से है, निम्न श्रेणी से विस्तार तथा उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो उसमें मार्क्स दिए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 10, 5, 15, 20 और 30। यहाँ पर देखिए ये जो अखंडित श्रेणी है यानी कंटिन्यूस सीरीज है, उसका जो प्रकार है वह है अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव है, और यहाँ पर भी हम सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य का अंतर ही देखेंगे। तो जो सबसे बड़ा वर्ग है वो 80 से 100 है, तो उसकी हम ऊपरी सीमा लेंगे यानी 100, जो उसकी ऊपरी सीमा है यानी L2 है। और जो सबसे छोटा वर्ग है वो है 0 से 20, तो उसकी हम निचली सीमा लेंगे जो है 0। तो यहाँ पर E2 हो जाएगा 100 और E1 हो जाएगा 0। तो जो R है रेंज है वो आएगा E2 माइनस E1 बराबर 100 माइनस 0, और जो रेंज है उसका मूल्य आएगा 100। अब हम इसका गुणांक ज्ञात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ज्ञात करेंगे, जो जिसका फॉर्मूला है E2 माइनस E1 प्लस बटे E2 प्लस E1। तो 100 माइनस 0 बटे 100 प्लस 0, तो ये आएगा 100 बटे 100 यानी 1। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो रेंज है विस्तार है उसके अंतर्गत हम केवल श्रेणी के सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को ही देखेंगे, और ये चाहे वो व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित श्रेणी हो, चाहे अखंडित श्रेणी हो, सब में इसी प्रकार से हम रेंज की गणना करेंगे। सीमा रीतियों में जो दूसरा माप है वह है अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होगा कि जो श्रेणी है उसके तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थकों के अंतर को अंतर चतुर्थक विस्तार कहते हैं, यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस Q1। और Q3 और Q1 की गणना विधि हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी मध्यका पे आधारित जो अन्य माप हैं उसमें चतुर्थक एक प्रमुख माप थे।
तो वहाँ पर हम इसे पढ़ चुके हैं, वही क्रिया विधि भी यहाँ पर भी वही काम आएगी। इसके बाद जो अगला जो अगली जो रीति है वह है शतमक विस्तार, परसेंटाइल रेंज। तो शतमक है वह भी हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, इससे पूर्व वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। शतमक यानी श्रेणी को 100 भागों में बांटने वाले माप, जिसके अंतर्गत 99 शतमक हम ज्ञात करते हैं। तो 90वें शतमक और 10वें शतमक का जो अंतर है वह शतमक विस्तार कहलाता है। परसेंटाइल रेंज जिसका फॉर्मूला होगा P90 माइनस P10। तो परसेंटाइल कैसे ज्ञात होते हैं ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर केवल इसके बारे में एक संक्षेप में मैंने बताया आप लोगों को। अगर आपने स्टेटिस्टिकल एवरेजेस वाले चैप्टर में मध्य का और उस पर आधारित जो अन्य माप है उनको पढ़ा है, तो फिर Q3 Q1 और P90 और P10 ज्ञात करना बहुत ही आसान होगा। इसके बाद जो अन्य रीतियां हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।